50% बैटरी में 70 किलोमीटर पहुँचेंगे, तो 360 की माइल है। 81% बैटरी, और जिसमें खूब खींच के भी चलाइए। 81% बैटरी बची है और अभी रेंज दिखा रहे हैं 322 किलोमीटर्स की। को कैसा लग रहा है XUV से क्रेटा EV चलाने में? कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा, क्रेटा EV का ही बता दीजिए, XUV का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो तो है। नहीं, अच्छी है गाड़ी, नाइस है। और वो ये हाईवे पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता इसको स्पीड में खींचने में। अब XUV के बाद में क्या है, टोटल देखो 80 आने पे 71.9 किलोमीटर चली है। अब 300 साढ़े तीन सौ के आसपास। क्या एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखे हैं क्या? क्रूज पे है, पैर एकदम हटाए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। तो है क्रूज। अच्छा, ये क्रूज लिखा हुआ है। स्पीड लिमिट कितने पे सेट है? 90 पे है। अच्छा, 90 पे सेट करी हुई है, तो आराम से पैर हटा के आराम से दोनों पैर फ्री हैं, चला रहे हैं आगरा एक्सप्रेस पे। और इसके फीचर्स बताइए। गाड़ी अच्छी है, स्मूथ है, स्टीयरिंग बहुत हल्की है चलाने में। और ये है कि अगर 5-10 तक का आदमी होगा तो उसको बहुत कंफर्टेबल लगेगी। 6 फुट वाले भी चला लेंगे, बट अब हम बहुत बायस रिव्यू देंगे क्योंकि हम XUV चला के आ रहे हैं। तो XUV में एक्चुअली क्या थोड़ी चौड़ी भी है और उसके सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे हैं। और पता नहीं क्या ट्यूनिंग की है कि वो अगर आप 140 पे भी चलाओगे तो चिपक के चलती है, ये थोड़ा सा लहराती है। नॉर्मल क्रेटा से तो अच्छी चिपक के चल रही है, बट देन कुछ तो है, इसे हम लोग 100 से ऊपर ले जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। 100 के 120 से ऊपर ले जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट वो जो हमारा ड्राइवर है वो तो 100-120 पे ही चलाता है। तो उसने अभी XUV कभी चलाई नहीं है ना, वो उस अर्टिगा से आया है क्रेटा पे, तो उसको क्रेटा बहुत अच्छी लगती है। जो XUV चला रहे हैं वो तो खैर XUV की कोई बात। अब हमसे पूछोगी तो हम तो यही कहेंगे, हमसे रिव्यू लोगी तो हम तो फिर हमारे दिमाग में तो वही आएगी। हाँ, ये है एक चीज़ इसकी अच्छी है XUV से, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जब स्पोर्ट्स मोड में इसे डालोगे तो ये जब भागती है तुरंत गाड़ियाँ पिछाड़ देती है। XUV में भी वो बात नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। इनमें कोई एक्चुअली गियर लॉस नहीं है ना, ट्रांसमिशन लॉस है नहीं, तुरंत भागती हैं। बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया है, बहुत अच्छा। 350 किलोमीटर देती है। ये सब बोलते रहते हैं 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, अरे 510 कंपनी क्लेम करती है, और सिटी में 400 से ऊपर मिल जाएगी, हाईवे पे 350 मिलेगी, क्योंकि यहाँ हाईवे पे रीजनरेटिव सिस्टम उतना काम करता नहीं है। रीजनरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप मोटर जो है ना, इसमें गियर वेयर तो होते नहीं है ना, वो क्या करती है कि जैसे आपने पंजा दबा रखा है, गाड़ी जा रही है, जब आप पंजा हटा देते हो तो मोटर वापस गाड़ी को चार्ज करने लगता है। जब ये गाड़ी परचेस कर रहे थे आप मेरे लिए, क्या क्या बातें आपने ध्यान रखी, क्या क्या दिमाग में आया, तो फिर क्रेटा EV ही क्यों सिलेक्ट हुई, कहानी बताइए जरा। देखिए, हमने स्टार्टिंग की थी नेक्सॉन EV से। नेक्सॉन EV जिस बैटरी पैक के संग आती है उस हिसाब से बहुत अच्छी रेंज देती है। और दिक्कत वही थी कि हम लोगों के यहाँ सब थोड़े लंबे चौड़े लोग हैं, तो उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे नेक्सॉन EV के बाद क्या था कि ऑब्वियस सी बात है, हमने MG ZS EV देखी। MG ZS EV बहुत अच्छी गाड़ी है, और उसमें एक इशू बस ये आ रहा था कि एक तो उसका कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा है, मतलब टॉप एंड से एक नीचे वाला उस बजट में टॉप एंड वाला ही उस बजट में आ रहा था जितने में ये इसका लॉन्ग रेंज का बेस मॉडल है। बट इशू क्या आ रहा था कि उसकी जो रेंज है वो ये लोग कह रहे थे कि 350 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी हाईवे पे। बट देन मैंने ये देखा कि जितनी भी वो टेस्ट व्हीकल आए उनमें जो आ रहा था करीब, जितनी अच्छी से अच्छी चला लो 6 किलोमीटर पर किलोवाट से ऊपर नहीं जा रही थी। हो सकता है चली जाती इसकी। हाँ, MG ZS EV ना लेने के लिए बस 1-2 ही रीज़न थे। उसका कैमरा अच्छा नहीं था, और दूसरा जो उसका वो था ना, क्या कहते हैं, एक तो सनरूफ पे वो धूप बहुत आती थी,
पतला जैसा कपड़ा था। वो ब्रीजा का था ब्रीजा नहीं, शुरू में, उसका ग्रैंड ग्रैंड विटारा का था, बहुत पतला था, उससे एकदम सूरज की रोशनी पूरी आ रही थी नीचे, एकदम और पतला तीसरा था। क्या था कि जो उनकी सीटें अच्छी थी, पर सीटों में जो अंडर थाई सपोर्ट है वो क्रेटा का काफ़ी अच्छा है। इसका इसमें मतलब पूरे के पूरे इस सेगमेंट में सबसे अच्छा इसी का है, चाहे पीछे ले लो चाहे आगे ले लो। उसकी एडवांटेज ये थी कि वो चलाने में ज़्यादा चिपक के चलती थी कंपेयर टू क्रेटा। बाकी रेंज में यही था कि रेंज का बस एक इशू, बेसिकली हमने उसको रिजेक्ट किया, वो इसलिए किया क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 320-330 होती है, इनकी 250 की रोज की ड्राइविंग है। हमें चाहिए था कि 100 किलोमीटर का तो कम से कम बफर दें, उस वजह से हमने फिर ये ली, क्रेटा ली। हालांकि उसमें LFP बैटरी पैक है, इसमें NMC है, बट देन ये है कि मैंने क्रेटा में बात की तो क्रेटा में उन्होंने कहा कि इसमें 100 सेल होते हैं और पीरियडिकली सर्विस में वो देखते रहते हैं कि कौन से सेल वीक हो रहे हैं, तो विद इन वारंटी तो वो सेल चेंज कर देते हैं, और आउट ऑफ वारंटी में भी अगर सेल जाएगा तो उन्होंने तो कहा था 2 से 3 हज़ार रुपये पर सेल पड़ता है। हम मान के चलते हैं कि 2-3 हज़ार के 8-9 हज़ार पर सेल भी गया तो हमारी, अगर हम 5-10 सेल भी कभी चेंज करा लें लाइफ टाइम में 8 साल के बाद या 1,60,000 किलोमीटर के बाद, तो ये वही एकदम बढ़िया रेंज देगी और बहुत सस्ती तो पड़ती है गाड़ी चलाने में। इसके बाद BE6 भी देखी थी, वो भी इसी रेंज में आ रही थी, पर BE6 बहुत चौड़ी गाड़ी है, बहुत चिपक के चलती है, मतलब उसका कंपैरिजन है नहीं इससे। बट वो जो है उसमें मुझे एक तो सीट कंफर्टेबल नहीं थी, मतलब वो बनाई ऐसे गई है स्पोर्ट्स टाइप की, तो मैं तो हैवी बॉडी है तो फिर वो उसमें नहीं हो पा रहा था। और पीछे भी हाँ, और पीछे भी जो है उसकी जो सीट का साइज है वो थोड़ा छोटा है और इंक्लाइन सीधा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 100 किलो। अगर 100 किलोमीटर से ऊपर आपकी डेली ड्राइव है तो भगाने में बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देती है। अब इसके ऊपर जो था वो XEV 9e का बेस मॉडल आ रहा था, और इसका हैरियर का भी आ रहा था एक मॉडल। हैरियर और XEV 9e इसलिए नहीं ली गई क्योंकि इनको जैसे सिटी विटी में चलते हैं तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, निकल जाएगी। ऑलरेडी एक हमारे पास XEV 700 है ही है, तो दूसरी बड़ी गाड़ी का कोई मतलब था नहीं, और इनको कंफर्टेबल नहीं लगता है मतलब चौड़ी गाड़ी से इधर उधर घुमाने में। और अच्छा ये लाइट भी है चलाने में, कहीं भी घुसा दो इसे, थोड़ा पतली नोज है इसकी आगे, तो इसलिए ये गाड़ी फाइनल की गई। और वो भी देखी थी सारी, कर्व बिल्कुल नेक्सॉन जैसी ही है। उसका थाई सपोर्ट आगे वाली सीट पे तो अच्छा था, पीछे बहुत बेकार था। फिर उसके बाद और फिर उसमें अब मुझे नहीं मालूम रेगुलर है कि नहीं है, पर जो टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल आई थी उसमें सस्पेंशन में इतनी आवाज़ आ रही थी, मैंने पूछा भी क्या कि सस्पेंशन ख़राब है क्या, तो बोले नहीं ये तो थोड़ी बहुत आती है, तो वो एक इशू था, इसलिए हमने फिर टाटा का ड्रॉप की। विंडसर EV ठीक थी, पर विंडसर EV में 2 इशू थे। एक तो उसमें शीशे बहुत सारे थे, तो आने वाले टाइम में धूप का इशू रहता। सेकंड उसमें जो मुझे इशू आ रहा था कि जैसे उसमें वो पिकअप उतना तेज लग नहीं रहा था कंपेयर टू अपना ये कोई भी और है, टाटा नेक्सॉन से कंपेयर किया था उसे, तो उसका गजब पिकअप है नेक्सॉन का। फिर एक और इशू हमने ये देखा था विंडसर में, मतलब ये मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, ढूंढ के बहुत चुन के निकाल रहा हूँ, वरना वो उससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है विंडसर से। अगर आप सब कुछ तो दे दिया उन्होंने उसमें, अगर तू ना 20 की स्पीड से ऊपर चलते हैं तो रिवर्स कैमरा या 360 डिग्री कैमरा काम नहीं करता। अगर आपकी जैसे हाईवे ड्राइव इतनी नहीं है और मैक्सिमम सिटी ड्राइव है, आपको विंडसर ही लेनी चाहिए। ये थोड़ा हाईवे के हिसाब से बेटर गाड़ियाँ हैं, इसलिए क्रेटा वेटा थोड़ी प्रीमियम है, दैट इज व्हाई वी टुक इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if your budget is around 19 lakh, you should definitely go for Windsor Pro. And if height is not an issue, like if you are below 5'7" or 5'8" and you want a good range, then you can go for Tata Curve or Creta EV or ZS EV. Nexon also. ZS EV or Nexon. Nexon is a top selling car. If you are on the highway, then Nexon is much better compared to Windsor. If you are predominantly driving in city, then I think Windsor EV will do a good job. But if the roads are narrow in your city, then you should go for Nexon EV. And if for highway, MG ZS EV is good, and Creta EV is also equally good.
The advantages of Creta EV are that it has a much better visibility compared to ZS EV. It has a bit more range than ZS EV. However, ZS EV feels more stable on highway as compared to Creta EV. But Creta EV2 is much better. Its suspension are good, and its ground clearance. Partly ZS EV feels stable because its height, the ground clearance is 180 mm. Okay, and the ground clearance of Creta EV is 190 mm. So maybe due to 10 mm more, there is some stability concern, but not a much issue. Not much issue if you are below 120, then it's a perfect vehicle. Above 120, I would suggest that you should go with BE6 or XEV9E. They are very stable and कहते हैं ना चिपक के चलती है. You can go for that. Tata Curve EV only for looks. Range, if you are concerned with range, then definitely due to its heavy body, range would be less. But out of all the cars, EV segment cars below 30 lakh, the most dashing presence you will get is in Harrier EV. Harrier EV, but its battery performance is not good. Battery performance is not good, but if you want a very sporty looking car, BE6, no one can beat it. If you want looks and sporty nature, then you can go for XEV9E. If you want raw look only, you can go with Harrier EV. All are very good. All are giving 15 years warranty. You can enjoy them. But if you are predominantly looking for a city car and 4 people, if maximum 4 people will drive, then Creta EV is best. If you do not like Creta EV, then you can go for ZS EV. Curve EV, I would not recommend in comparison to Creta EV or ZS EV, because first that the motor power is not, the pickup is not that good. It is heavy vehicle. It's a very heavy vehicle. And on top of that, the motor power is less compared to these 2 vehicles, so it doesn't feel punchy. For punchiness, you can either go for ZS EV or Creta EV. For 4 people, first I would go with the Creta EV, then ZS EV, and then I would go with Curve EV. Battery performance according to the overall. First you give number 1 is Creta EV, number 2 is ZS EV, number 3 is Curve. Number 3 is Curve EV. However, Curve EV has the largest battery pack, but range wise it would be equivalent to Creta EV. But the comfort and the visibility which you get in Creta EV, you won't get there in either, both of them. And basically, when you are driving an EV, or for that matter any vehicle, first and foremost is comfort and visibility, and no one can beat it in this segment. Can't be beaten by any other vehicle currently in the market segment. Performance wise, ZS EV is on number 1. Second is Creta EV, and third I think is Curve EV. Why is ZS EV number 1? Just see the figures of motor and the torque. It's giving higher torque, 270 I think, and this is giving 260 Nm. But while TD, but even after high torque, what I feel is that Creta EV is much quicker in 0 to 100. It is reaching 0 to 100 in 7.9 seconds. ZS EV in 8.9 seconds, even after having a bigger motor and bigger torque. And third comes Curve EV with around like 9 seconds something. That is why. But performance wise, actually it's quicker Creta EV, but the stability feeling which you get in ZS EV is a bit less in Creta EV. Maybe we are sitting on top, so that is why. And I have driven only 200 or 300 kilometers this Creta EV, so maybe after 1000 or 2000 kilometers of driving, I might change my perception. But overall, after test drive of all the vehicles, like
from ZS EV, MG, ZS EV, MG Windsor. Third, the software Tata. support. The software support. I also actually I leaned over this Creta EV also because most of the EVs are driven by software. Like software support in these EVs is higher compared to ICE vehicles, and I think Creta EV having a like Hyundai having a better after sales support drove me towards Hyundai, because in future if there is any hardware issue or something like that, then I think that Hyundai would be able to resolve it better than other vehicles like Tata or Mahindra. So due to that we leaned towards Hyundai because of better software support. Until now I haven't seen any niggles in Hyundai. Thank you for your review. This will help a lot. बात करते करते we have reached to the food plaza और 29% बैटरी has been consumed और 71% बची है. रेंज 280 किलोमीटर दिखा रही है विथ AC एंड 295 विदाउट AC. और ये करंट ट्रिप 108.6 किलोमीटर्स की हुई है इन 1 hour 34 मिनट्स में. और हम अभी पहुंचने वाले हैं फूड प्लाजा पे. उन्नाव का फूड प्लाजा है, वहाँ पे खाएंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद बैक